दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता संभाले 1 महीने होने को है और इस 1 महीने के दरमियान लोहे के चने चबाने जैसा जो अनुभव सत्ता के हनीमून पीरियड में, सरकार के हनीमून पीरियड में इस सरकार ने किया है, मोदी 3.0 में किया है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खासकर नरेंद्र मोदी के नजरिए से देखें, नरेंद्र मोदी के सरकार चलाने के अंदाज से देखें और नरेंद्र मोदी के मिजाज से देखें तो साफ जाहिर होता है कि अब गुजरात लॉबी का दबदबा बीजेपी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है तो भला यह देश कैसे बर्दाश्त करेगा। और जो हालत बनी हुई है, चंद्रबाबू नायडू अपनी मांगों के पुलिंदे के साथ दिल्ली पहुंच चुके। सरकार के होश उड़े हुए हैं कि इतने पैसे कहां से आएंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक ऐसा मुद्दा, जाति गणना के बाद बिहार में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को, जिसे हाई कोर्ट द्वारा क्वेश्चन किया गया, उसे नवीं अनुसूची में डालने का फैसला, नवीं अनुसूची में डालने का उनकी जिद भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। और इस परेशानी के पीछे अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी, ये सारे नारे एक साथ धाराशायी होकर गिर रहे हैं। सत्ता का गुरूर टूट चुका है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का गुरूर टूट चुका है और स्थिति यह है कि अब सदन में 250 सांसदों के करीब संख्या वाले इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत विपक्ष को अब एक साथ मास एक्सपल्सन करके संसद को नहीं चलाया जा सकता। एक साथ जिस तरह से 150 के करीब सांसदों को निलंबित किया गया, वो प्रक्रिया अब नहीं हो सकती। लेकिन अब इंडिया गठबंधन भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। 234 की संख्या के साथ तो वो सत्ता में आए, वो विपक्ष में आकर बैठा है और 234 से उसका आंकड़ा अब आगे जा चुका है। कई निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद इंडिया गठबंधन के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब तक इंडिया गठबंधन की एकता को तोड़ नहीं पाई है। सदन के अंदर अखिलेश यादव को सावधान रहने की नसीहत नरेंद्र मोदी दे तो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि अखिलेश यादव पहले से सावधान है, तभी इंडिया गठबंधन में है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के ऊपर जब स्थिरता को लेकर सवाल है, कोई सरकार को 2 हफ्ते चला रहा है, कोई सरकार को 2 साल चला रहा है, भाजपा के लोग 5 साल चलाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अभी 20 साल और रहना है। लेकिन क्या यह सरकार अगले 20 हफ्ते भी चलेगी? 20 साल का अट्ठाहस और 20 हफ्ते तक सरकार चलाने की दुश्वारियां, दोनों दो चीजें हैं। एक हकीकत है, एक फसाना है। और कैसे हकीकत यह बनी हुई है कि 20 हफ्ते भी सरकार को चला पाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन ने जो तैयारी अपनी तरफ से शुरू की है, जरा उन तैयारियों पर गौर करें तो इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठने नहीं आया है। राहुल गांधी के बयानों पर, सदन के अंदर दिए गए बयानों पर गौर कीजिए। ठीक है, आप अग्निवीर चलाइए, हम आकर खत्म कर देंगे। ये सत्ता में आने का आत्मविश्वास, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी मर्जी की सरकार बनवाने का या बनाने का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो यूं ही नहीं है। 3 सीक्रेट प्लान पर इंडिया गठबंधन फिलहाल काम कर रहा है और वो तीनों सीक्रेट प्लान कामयाब होते ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो बेहद धैर्य के साथ उन तीनों प्लान के कामयाब होने की प्रतीक्षा करते जैसे दिख रहे हैं, उसके बाद सारी परिस्थितियां आपके सामने साफ हो जाएंगी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दूसरे दल और तीसरी तरफ सीक्रेट प्लान के सहारे नंबर गेम को साधने की कवायद। ये नंबर गेम को साधने की कवायद जनता से लेकर सड़क तक, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बुनियाद बिछाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी की बिछाई हुई बिसात पर इस देश का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स तय होता हुआ दिखा, अखिलेश यादव का पीडीए कामयाब हुआ। दक्षिण भारत में कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, बंगाल में कामयाबी मिली, उत्तर भारत के कई इलाकों में कामयाबी मिली, राजस्थान में कामयाबी मिली, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कामयाबी मिली। तो तय हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में भी काफी कमजोर पड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी, द्वारका से पुरी तक के जनमत के बूते, यानी सिर्फ 4 राज्यों के एक तरफा नतीजे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा,
इन 4 के बूते पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए जो 272 के आंकड़े की तलाश में थी उससे काफी पीछे रह गई। और आंकड़ों को पूरा करने के लिए ही तो इन 3 सीक्रेट प्लान की चर्चा हो रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, मैं एक एक कर उन तीनों प्लान के बारे में संक्षेप में आपके सामने सारी परिस्थितियों को रखता हूं। सीक्रेट प्लान नंबर 1, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जिसके जो ना तो इंडिया गठबंधन में है ना ही एनडीए गठबंधन में है, 4 सांसद उस पार्टी के हैं। उस पार्टी के नेताओं का कोई भविष्य फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और सभी कांग्रेसी मूल के हैं, कांग्रेसी मिजाज के हैं। कांग्रेस पार्टी की कवायद है कि उन 4 को या हो सके तो कम से कम 3 को अपनी पार्टी में लाकर कांग्रेस पार्टी अपने सदस्यों की संख्या को जो 99 सीटों के साथ संसद पहुंची है उसे 100 के पार ले जाया जाए, 3 अंकों में पहुंचाया जाए। क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी यदि समय रहते खड़ी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी स्पेस बनाने की कोशिश आंध्र प्रदेश में भी कर सकती है। जैसे कर्नाटक में जनता दल के पतन के बाद कांग्रेस बनाम जनता दल की जो लड़ाई या जनता पार्टी की लड़ाई होती थी उसमें बीजेपी ने अपना स्पेस बनाया। वही कोशिश वहां वो कर सकती है। कामयाब होगी नहीं होगी भविष्य की बात है, लेकिन कोशिश कर सकती है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था पवन कल्याण के बारे में। पवन कल्याण नहीं, ये आंधी है। यूं ही नहीं कहा था, वरदहस्त प्राप्त है और कोशिशें दूसरी है। तो ये अंदाजा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों को है, बिल्कुल बीआरएस के नेताओं की तरह कि बीआरएस का जैसे कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। केसीआर की पार्टी कांग्रेस बनाम भाजपा में सीट सिमट रहे तेलंगाना में एक मार्जिनल प्लेयर बनकर रहती हुई दिखाई दे रही है। कहीं वही स्थिति तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की नहीं होगी। तो उनके पार्टी के नेताओं में उन नेताओं को कांग्रेस में लाने की कवायद। सीक्रेट प्लान नंबर 2 ये है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की जो विरासत बिखर गई है उसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में फिर से एक कराना। यानी 7 सांसद जो शिंदे गुट के जीते हैं, कम से कम 5-6 को, एक उनके बेटे हैं एकनाथ शिंदे के, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो 5 या 6 को वापस उद्धव ठाकरे के कैंप में ले जाना। क्योंकि महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव भी है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला हुआ है। महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां का जनमत तैयार है। और उन सब से आगे जाकर के देखें तो महाराष्ट्र का मिजाज इस समय भावना प्रधान राजनीति, गुवाहाटी मॉडल का धोखा, इन सब से आगे जाकर के एक अलग तरह की सरकार जो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनना चाहता है। देश की आर्थिक राजधानी इंडिया गठबंधन के कब्जे में आ जाए, उस राज्य में शुमार हो जाए जहां से इंडिया गठबंधन की कम से कम वित्तीय जरूरतें, गठबंधन और पार्टी चलाने की जो जरूरतें हैं वो पूरी होने लायक एक बड़ा राज्य आ जाए। बेहद मजबूती के साथ उसकी प्रतीक्षा इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसी अक्टूबर में 3-4 महीने बाद वहां चुनाव है। सीक्रेट प्लान नंबर 3 ये सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक आपने देखा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है, शिवसेना शिंदे गुट जो बीजेपी में तो नहीं है लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस में है। अब तक सीक्रेट प्लान नंबर 1 और सीक्रेट प्लान नंबर 2 की चर्चा थी जो सीधे बीजेपी से नहीं जुड़ती थी, सिर्फ सरकार कमजोर हो रही थी उससे बीजेपी। तीसरे प्लान का निशाना तो सीधे भारतीय जनता पार्टी है। राज्य पश्चिम बंगाल, और ध्यान रखिए ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने कुछ सालों पहले बाबुल सुप्रियो, आसनसोल के भाजपा सांसद को संसद से इस्तीफा दिलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराया था और उस सीट पर उपचुनाव कराकर शत्रुघ्न सिन्हा को जिताकर भेजा था। अब आधा दर्जन से ज्यादा बाबुल सुप्रियो की खोज में टीएमसी निकल पड़ी है। चर्चा है कि बहुत जल्द कामयाबी भी मिलने वाली है क्योंकि उसे नंबर पूरे होते हुए दिख रहे हैं कि उतने लोगों का इस्तीफा करा दिया जाए, यानी भाजपा के सांसदों की संख्या को 240 से नीचे गिरा दिया जाए। तो इन 3 सीक्रेट प्लान को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन गंभीरता के साथ अंदर खाने आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके बाद अब साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार को, वैकल्पिक सरकार को बनाने के लिए अब किसी सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी की जरूरत नहीं है। अब बिना चाय पार्टी के ही सब कुछ हो सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम पर, चाहे महाराष्ट्र का घटनाक्रम हो, शरद पवार भी बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं कि अजीत पवार गुट के लोग उनके साथ आ जाए। एक सांसद अजीत पवार के भी है। तो चाहे महाराष्ट्र का मामला हो,
चाहे आंध्र प्रदेश का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, इन सब पर बहुत पैनी नजर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है। वो भी बहुत खुश नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को क्या क्या दिन नहीं देखने पड़े नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में। नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव जीतकर उसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लाया। जेल तक जाना पड़ा चंद्रबाबू नायडू को। और क्या क्या कहा था उन्होंने, उन शब्दों को हम यहां पर कह नहीं सकते। वो सब आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या किस तरह की बातें और किस तरह के संगीन आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर चंद्रबाबू नायडू ने नहीं लगाए थे। बड़े बेमन से वो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये बात तय है। यही स्थिति नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के शिल्पकार थे। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की पहल पर बना। उस समय तो नाम भी इंडिया नहीं पड़ा था। पहली बैठक पटना में हुई थी और नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते किस तरह के हैं, जरा उसको देखना हो तो 2010 के साल से ही देख लीजिए। 2010 में पटना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। भाजपा नेताओं को दिया जाने वाला भोज नरेंद्र मोदी की वजह से रद्द कर दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार बैठना नहीं चाहते थे। उसके आगे जब भारतीय जनता पार्टी 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की ओर आगे बढ़ रही थी, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। 17 साल पुराना पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक गठबंधन तोड़ दिया। मुद्दा, वजह नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के साथ किस मजबूरी में नीतीश कुमार है, जब उनकी मंडल पॉलिटिक्स पर उनके सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है और तेजस्वी यादव जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार के पास नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने के लिए इससे उपयुक्त बहाना नहीं हो सकता कि इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही चल सकती है। वो भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा उनके करीबी मान रहे हैं। कहने वाले तो चिराग पासवान का भी नाम ले रहे हैं कि चिराग पासवान भी 5 सांसदों की पार्टी बहुत खुश दिखाई नहीं दे रही इस सरकार में। हालांकि चिराग पासवान के साथ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेंगे, लेकिन जब इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे खेल एक साथ चल रहे हों, तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार बनाने की प्रतीक्षा में इंडिया गठबंधन दिख रहा है, उसी तरह की प्रतीक्षा हरियाणा में भी हो रही है। 5-5 का स्कोर हुआ था लोकसभा चुनाव में। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, 5 बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस। और पिछले चुनाव के नतीजे 2019 पर नजर डाले तो 10-0 के स्ट्राइक रेट से बीजेपी वहां सबका सुपड़ा साफ कर गई थी, कांग्रेस का भी। अब वो हालात नहीं है। अब कांग्रेस को सत्ता दिख रही है। जरूरत है तो अंतर विरोधों को थामने की, जरूरत है तो आपसी गुटबाजी को खत्म करने की, और जरूरत है तो किसानों के मुद्दे को, नौजवानों के मुद्दे को, अग्निवीर के मुद्दे को, और इन सब से आगे बढ़कर हरियाणा की जो पहचान रही है, उस पहचान के साथ कांग्रेस को खुद को जोड़ने की। ये हरियाणा ही है जिसने नूह और मेवात से जिस प्रकार की गंदी राजनीति की बू नजर आ रही थी, उसको खत्म कर दिया था। सरखाप पंचायत में महिला पहलवानों के मुद्दे पर जिस तरह से एंटी बीजेपी प्लैंक पर खुद को, पूरे हरियाणा को खड़ा कर दिया, अब उसकी राजनीतिक फसल काटने की बारी कांग्रेस की है। नरेंद्र मोदी को, उनकी सत्ता को, नरेंद्र मोदी के मिजाज को सबसे बड़ा धक्का हरियाणा में कांग्रेस की जीत से लगना है, क्योंकि जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सड़कों में कीले उगाई, खेतों में फसल उगे ना उगे, पता नहीं कौन सा यूरिया, कौन सा डीएपी डाला गया कि डामर की बनी सड़क, सीमेंटेड सड़क, उसमें लोहे की कीले उपज कर बाहर निकलने लगी। यह हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ही और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के सहयोग से जो तथाकथित वैज्ञानिक है वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, जो हालात दिख रहे हैं, कांग्रेस ने अंतिम वक्त में आपा नहीं खोया और सरकार बन गई, तो दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन का जो गांधीवादी तरीका होता है, वो दिल्ली 3 तरफ से किसानों से पट जाएगी, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि निजाम कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो
यानी एक तरफ जन आंदोलनों के जरिए सरकार को एक्सपोज करने की तैयारी, दूसरी तरफ नंबर गेम में 3 सीक्रेट प्लान के साथ नीतीश कुमार और नायडू की पैनी नजर होने की बात सामने आना। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो 10 साल की सत्ता, जो बहुमत की सत्ता थी, एक अकेला कितनों पर भारी जो नैरेटिव खड़ा किया गया, और चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवान का आंदोलन हो, चाहे ओल्ड पेंशन का आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, चाहे एसएससी के सीजीएल का आंदोलन हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन हो, चाहे इस देश में किसी भी हिस्से में कोई और आंदोलन हो, आंदोलन को, आंदोलनकारियों को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को आंदोलन जीवी कहकर जिस प्रकार से उपहास उड़ाने की सत्ता की मानसिकता थी, उस मानसिकता पर अल्पमत की सरकार होने, एक दलीय व्यवस्था के खात्मे की मुनादी जनता के द्वारा 4 जून को कर दिए जाने के बाद अब भी सरकार का मिजाज नहीं बदला, तो तय मानिए कि सरकार ने तो मिजाज नहीं बदलने की एक तरह से सार्वजनिक मुनादी ही कर दी, जब तमाम बड़े मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष किसी सहयोगी दल को नहीं दिए। नीतीश कुमार की पार्टी को क्या दिया गया? बकरी भैंस चराने वाला मंत्रालय। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को क्या दिया गया? जिस राज्य में हवाई अड्डे की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सिविल एविएशन दिया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या वो वही चाहते थे? क्या नीतीश कुमार बकरी भैंस चराने वाला मंत्रालय चाहते थे? उनकी पार्टी वही चाहती थी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, जो सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी होती है, सीसीपीए, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें जेडीयू के नेता और एकमात्र जेडीयू के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह को नहीं रखा गया। एक सांसदों वाली पार्टी के नेता जीतन राम मांझी सीसीपीए में है, नीतीश कुमार की पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसब्री से प्रतीक्षा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्यों कर रहे हैं। ये तीनों सीक्रेट प्लान जैसे ही एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ही इसे अमली जामा इंडिया गठबंधन पहना देगा, कहीं कांग्रेस तो कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो कहीं ममता बनर्जी, जैसे ही ये तीनों प्लान हकीकत में बदल जाएंगे, उसके बाद हिंदुस्तान की सत्ता का निजाम बदल जाएगा। इस देश में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक स्वरूप में हो जाएगा। और उसी कवायद में इंडिया गठबंधन के नेताओं के जो बोल निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि संसद सत्र में जो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ममता बनर्जी को सरकार गिराने की हड़बड़ी है, अरविंद केजरीवाल को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की हड़बड़ी है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सत्ता अपने अंतर विरोधों से जाए, और उस अंतर विरोधों की बुनियाद इन 3 सीक्रेट प्लान के साथ रखने की कवायद होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सब पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।